हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है अब बाइनोमियल का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के टर्म होते हैं, एक तो न्यूमेरिकली और दूसरा अलजेब्रिकली। दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये समझते हैं न्यूमेरिकली और अलजेब्रिकली में डिफरेंस क्या है। जैसे कि -2 है और एक +2 है। ठीक है। तो न्यूमेरिकली यदि मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकली बोथ आर सेम। ओके। यदि मैं न्यूमेरिकली बात कर लूँ तो दैट मीन्स बोथ आर सेम। न्यूमेरिकली वैल्यू क्या है, दोनों का सेम है। लेकिन अलजेब्रिकली यदि मैं बात कर लूँ तो क्या अलजेब्रिकली दोनों सेम होगा क्या? तो आंसर है -2 इज लेसर दैन +2। ओके। तो अलजेब्रिकली इट इज नॉट सेम। अलजेब्रिकली यदि मैं बात कर लूँ तो इसमें +2 ग्रेटर होता है। दैट मीन्स हमें करना क्या है, न्यूमेरिकली जब भी अपन देखते हैं दैट मीन्स हमें मॉडुलस लेना पड़ता है और मॉडुलस के हिसाब से बात किया जाए तो बोथ विल बी रिमेन सेम। अपन सीधा साधा याद भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकली का मतलब विल नॉट कंसीडर द साइन। सो नॉट कंसीडर साइन, एन फॉर न्यूमेरिकली एंड एन फॉर नॉट कंसीडर द साइन। तो जो भी इसके साइन है वो अपन कंसीडर नहीं करते हैं। ओके। अलजेब्रिकली में बेसिकली अपन साइन कंसीडर करते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि इसमें दो तरह की चीजें होती है। जब भी अपन बाइनोमियल इंडेक्स को अपन ब्रेक करते हैं तो हमें ये मिलता है कि दो तरह के कोफिशिएंट। एक तो जो आपसे पूछा जाता है दैट इज नॉन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए हमने ऐसे लिखा 62 2 रेज़ टू पावर 4 और x रेज़ टू पावर 5। ठीक है। तो इसमें ये वाला जो टर्म है 62, ये क्या है? ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट। इट इज नथिंग, इट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है ना? अब कभी-कभी ये पूछा जाता है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताओ। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताने का मतलब क्या होता है कि उस एक्सपेंशन का जो मिड टर्म का कोएफिशिएंट होगा बाइनोमियली, वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके। वो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा यदि आपने x का वैल्यू कुछ पुट करते चले जाएंगे, जैसे x के वैल्यू 2 पे या 3 पे कुछ आपसे पूछा जा रहा है, तो दैट इज एक्चुअली एक टर्म। जैसे x का वैल्यू 1 आपने पुट किया तो पहला टर्म का जो वैल्यू आएगा दैट इज 6 2 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 1 रेज़ टू पावर 5। ऐसे ही दूसरे टर्म तीसरे टर्म अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, एक एक्सपेंशन लिया है 3 + 4 x रेज़ टू पावर 7 और इसमें x का वैल्यू 1/2 रख करके फिर हमने उसके सारे टर्म को लिखा है। और इस सारे टर्म्स में हमें ये पता करना है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा टर्म है। तो अब आप देख सकते हो कि जब हमने x का वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट किया, सो वी आर गेटिंग 3 + 2 रेज़ टू पावर 7। कुछ कैलकुलेशन के बाद हमें ये पता चला, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमने कुछ कैलकुलेशंस कर रखा है कि ये वाला जो टर्म है 7c3 3 रेज़ टू पावर 4 2 क्यूब, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स इस टर्म का नाम क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग, इट इज T4। तो T4 जो है हमारा पास मतलब T4 नहीं आएगा, सॉरी। ये जो टर्म आप देख सकते हैं दैट इज ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना? सो ये वाला टर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है। जिसका वैल्यू भी आपने निकाल लिया। इनफैक्ट यदि आपने x के जगह पे -½ भी रखा तो -½ रखते ही ये वाला क्वांटिटी जहाँ पे 2 है वहाँ पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। बट यदि आपने मॉडुलस ले लिया, क्योंकि हमें बेसिकली कंसीडर क्या करना है, न्यूमेरिकल। तो यदि आपने मॉडुलस यहाँ पे ले लिया तो दैट मीन्स इस केस में भी यही टर्म सबसे ज़्यादा वैल्यू अपने को देने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही टर्म है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू दे दे रहा है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि दो टर्म भी मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको दे सकता है? यस। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल 3 + 4 x रेज़ टू पावर 7।
यहाँ पे हमने x का वैल्यू क्या ले रखा है, 5/4। तो यदि जब आपने x का वैल्यू 5/4 लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ठीक है ना, ये दोनों ही टर्म बेसिकली क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेन एम क्या होगा, मेन एम ये होगा कि विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट राइटिंग ऑल द टर्म्स, हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म जो है आपको सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी देखो, एक भी टर्म दे सकता है सबसे ज्यादा वैल्यू, और दो भी टर्म वैल्यू दे सकता है। क्या ये जरूरी है कि मिडिल टर्म ही देगा? आंसर है नहीं। इट डिपेंड्स कि आप किस एक्स पे वैल्यू निकाल रहे हो। ओके, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक एक्सपेंशन माना x प्लस वाई रेज टू पावर n का, और हमने एक कंसीडर कर रखा है कि टी आर प्लस वन जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू अपने को दे रहा है, दैट इज द ग्रेटेस्ट टर्म्स। ठीक है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, तो टी आर प्लस वन जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसके जो अगल बगल का जो वैल्यू होगा टी आर और टी आर प्लस टू, यदि मैं कंपेयर कर लूँ तो ये वैल्यू सबसे ऐसा कुछ लिखना चाहिए, और यहाँ पे मैं मॉडलस लगा दे रहा हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिखा? बेसिक रीजन सीधा साधा बात यह है कि न्यूमेरिकली ये वैल्यू सबसे ज्यादा दे रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा और उसके बाद इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस टू इनइक्वालिटीज फर्स्ट। तो हमारे पास मॉड ऑफ टी आर इज लेसर दैन मॉड ऑफ टी आर प्लस वन है। ठीक है ना, तो टी आर और टी आर प्लस वन है, तो आप एक काम कर सकते हैं, टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी आर का मॉडलस यू कैन सिंपली राइट ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। ठीक है, टी आर का वैल्यू, टी आर प्लस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर, और वाई रेज टू पावर कितना आता है, आर आता है। ठीक है ना, और टी आर का वैल्यू कितना अपने पास है, इट इज कमिंग एक्चुअली एन सी आर माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस वन, और वाई रेज टू पावर आर माइनस वन। इसका मॉडुलस यदि बात करेंगे तो दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। फाइन, तो अब आप ध्यान से देखो, एन माइनस आर, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। वाई रेस्ट पावर आर है, वाई रेस्ट पावर आर, ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जो टर्म है एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन, इसे अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया, एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन। मॉडल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो जब ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो कैंसल आउट होने के बाद अपने पास क्या आंसर देखने को मिलेगा, ये तो x नीचे रहेगा और y ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज मॉड ऑफ y बाई एक्स, इट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। हमारा मेन एम क्या था, हमारा जो मेन एम यहाँ पे है दैट इज r का वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है ना, ये अपना मेन एम है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस थिंग कि हमारे पास ये फॉर्मूला आता है एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस एक्स का। पहले मैं इसको यहाँ लिख ही लेता हूँ, एन सी आर माइनस वन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई वाई लिख लिया। ठीक है ना, दैट मीन्स वी आर 100% श्योर कि एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन का फॉर्मूला अपने को पता होगा। क्या हो जाता है फॉर्मूला, एन प्लस वन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ एक्स बाय वाई। ठीक है, यहाँ तक आई डोंट थिंक कोई कन्फ्यूजन वाली बात है। फिर मैं इसे अलग अलग लिख देता हूँ, एन प्लस वन बाई आर माइनस वन इज ग्रेटर दैन एक्स बाय वाई। करेक्ट, आफ्टर दैट मैं इसको थोड़ा और भी सॉल्व करता हूँ, इज ग्रेटर दैन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स बाय वाई। ओके, यदि मैंने उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने से पता है कि इनइक्वालिटी साइन शुड बी रिवर्स। तो r डिवाइडेड बाय n प्लस वन इज लेसर दैन इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस मॉड ऑफ x बाय वाई। करेक्ट,
तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि r का जो वैल्यू होगा दैट वैल्यू इज n+1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x बाय y हो जाएगा। वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ r का वैल्यू अपने पास ये आ जाएगा। लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि सिर्फ ये इक्वेशन निकाल लेने से काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल r का वैल्यू लेसर दैन 3, मान लो कि 5 आ गया, तो 5 आने का मतलब क्या हो गया, 4 3 2 1, बहुत सारे टर्म्स बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पे तो हमें आंसर्स नहीं निकलेगा ना, हमें तो एक परफेक्ट डाटा चाहिए कि भाई वही टर्म होना चाहिए जो कि मैक्सिमम है। ओके, सो दैट इज द रीजन। अपन कैसे लिख सकते हैं, यदि आपने ये सेकेंड वाला सिचुएशंस को ले लिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एन सी आर एक्स रेज टू पावर कितना, एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी आर प्लस टू यदि करेंगे तो टी आर प्लस टू का वैल्यू कितना, एन सी आर प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर, और यहाँ पे माइनस वन लिख सकते हैं, वाई रेज टू पावर कितना, आर प्लस वन। दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। तो यहाँ से कट के अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास जो बचने वाला है मॉड ऑफ एक्स बाय वाई, ओके, is mod of x by y is greater than equal to NCR plus 1 divided by NCR। ठीक है, ये इधर चला गया तो NCR ये बच जाएगा। करेक्ट। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने के बाद हमें ये पता चला कि मॉड ऑफ एक्स बाय वाई को यही रहने देते हैं एंड दिस वैल्यू इज NCR प्लस वन, तो n प्लस वन माइनस आर, आर के जगह पे कितना है, r प्लस वन है, डिवाइडेड बाय आर, ये, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। अब इससे मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो मे बी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। सो अपन ऐसे कर लेते हैं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, सो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो ये माइनस वन को इस साइड राइट हैंड साइड में भेज दिया मैंने, सो विल गेट एक्स बाय वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन, सॉरी, प्लस वन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन, ठीक है। सो यहाँ से मैं आर का वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से आर का वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, यदि आपने यहाँ से आर का वैल्यू निकाला तो एक काम कर लेते हैं, आर तो हमें पता ही है कि पॉजिटिव है, तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग कि r प्लस वन इज ग्रेटर दैन n प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस मॉडुलस ऑफ x बाय वाई, ठीक है। तो r की जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आ रही है दैट इज कमिंग एज n प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस मॉडुलस ऑफ x बाय वाई, और यहाँ पे माइनस वन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक r की वैल्यू आ गया। करेक्ट, बहुत ही आसान से, ये थोड़ा समझने वाला बात है। अभी यदि ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। इस टर्म को मैंने कुछ नाम दे दिया, लेट्स टेक ये जो टर्म है दैट इज मंकी। तो मंकी का वैल्यू कितना है, n प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस मॉडुलस ऑफ x बाय वाई। वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ मंकी। मंकी का वैल्यू कितना अपने पास, n प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस मॉडुलस ऑफ x बाय वाई। अब यहाँ से हमारे पास जो r की वैल्यू निकल करके आई है दैट इज फाइनली m माइनस वन से, यहाँ पे ये वाले टर्म को आपने मंकी माना था तो m माइनस वन से लेकर के m, ठीक है ना, m माइनस वन से लेकर के m तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि r का वैल्यू आपने निकाला और r का वैल्यू आ गया 2.5, ये सॉरी मंकी का वैल्यू निकाला, मंकी का वैल्यू आ गया 2.5। तो 2.5 का मतलब क्या, 1.5 से लेकर के 1.5 से लेकर के कहाँ तक, 2.5। सो 1.5 से 2.5 में हमें पता है कि कितने टर्म्स मिलते हैं, सिर्फ एक ही टर्म मिलते हैं, जो कि आर मतलब इंटीजर होना चाहिए, तो एक ही इंटीजर मिलता है दैट इज आर इजकल टू 2।
तो ऐसे अपन आंसर्स निकाल सकते हैं। तो आई होप कि अपन को सीधा साधा डेरिवेशन यदि नहीं करना है, तो अपन को एक काम करना है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यदि कोई आपसे पूछ रहा है, तो पहले आप मंकी का वैल्यू निकालो। मंकी का वैल्यू क्या है? n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई। और फिर अपन r का वैल्यू निकाल लेते हैं और फाइनली आंसर्स निकाल लेते हैं। चलिए अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि इफ x इज इक्वल टू 1/3 है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन 1 प्लस 4x रेज टू पावर 8। ठीक है ना? तो सबसे पहले मंकी का वैल्यू हमें पता ही है कि क्या होता था, n+1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x बाय 5। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना गिवन है अपने पास? 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। x के जगह पे यहाँ पे है वैल्यू 1, सो यू शुड सिंपली पुट 1 बाय y। y का वैल्यू कितना है? 4x। अब इसमें x का वैल्यू अपने को क्या पुट कर देना चाहिए? 1/3। तो यदि आपने 1/3 पुट किया तो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 4 इंटू 1/3। ठीक है ना? सो फाइनली आपके पास जो आंसर्स निकल करके आने वाले हैं, दैट इज नथिंग। कितना आ जाएगा ये? मतलब मंकी का वैल्यू यदि मैं निकालूं तो 9 प्लस 1 प्लस कितना, ये बन जाएगा 3/, दैट इज 36/7। That means we are getting actually 36/7. So finally we'll get 5 point something. 5 पॉइंट समथिंग समथिंग का वैल्यू कितना आ जाएगा? आई थिंक 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो मंकी का वैल्यू मेरे पास 5.1 कुछ ऐसा आ गया। ओके, सो 5 पॉइंट समथिंग, दैट इज 5.1। तो आर का जो वैल्यू होंगे, दैट आर इज लाइंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? आर इज लाइंग फ्रॉम 4 पॉइंट सम 5.1 का मतलब 4.1 से लेकर के कहाँ तक? यस, तो फाइनली यदि मैं बात कर लूँ तो इस क्वेश्चन में आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है? 5। तो 5 आने का मतलब क्या हो गया कि T6 जो है ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप चाहो तो सारे टर्म्स लिख करके फिर अपन T6 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूछा नहीं है तो क्यों निकालें। क्वेश्चन ये है कि जब पूछेगा तब निकाल सकते हैं। ठीक है ना? और T6 निकालना कोई बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क नहीं है। यहाँ पे T6 का मतलब क्या लिखेंगे? 8C5, 1 रेज टू पावर कितना? 3, और 4x रेज टू पावर कितना? 5। और x का वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे? 1/3। तो वी कैन सिंपली फाइंड आउट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड विच टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो सेम कहानी सेम ही है। अपन क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले मंकी का वैल्यू निकालते हैं। मंकी का वैल्यू कितना आ जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x बाय वाई। ओके, तो n का वैल्यू अपने पास गिवन ही है 9। 9+1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x 3, और y का वैल्यू है -2x है। ठीक है ना? x का वैल्यू आपके पास गिवन है कितना? 1 पुट करना है। तो इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास मिल जाएगा 3/2 माइनस में यहाँ पे, तो 10 प्लस 1 प्लस 3/2, दैट इज 20 बाई कितना? 5, दैट इज 4। ठीक है, तो मंकी का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। तो मंकी का वैल्यू यदि 4 है तो आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? आपको पता है कि मंकी -1 से मंकी तक। ठीक है ना? तो 3 से लेकर के 4 तक आंसर्स निकल जाएगा। तो जब आपका आर का वैल्यू 3 है, तो दैट मीन्स कौन से टर्म? T4। और आर का वैल्यू जब 4 है, तो दैट मीन्स कौन से टर्म मैक्सिमम होगा? T5। तो T4 और T5 आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 9C3, और यहाँ पे कितना है? 3 रेज टू पावर 6 -2x रेज टू पावर 3। और T4 कैसे, T5 कैसे निकाल सकते हैं? 9C4, 3 रेज टू पावर कितना?
5 माइनस 2x रेज टू पावर कितना, यहाँ पे आ जाएगा 4। और x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1। और मैं 100% श्योर हूँ कि यदि आपने 1 पुट कर दिया तो दोनों ही जगह आंसर सेम मिलने वाला है। ये मिला 9c4 3 रेस्ट पावर 5 माइनस 2 रेस्ट पावर 4। ठीक है, यदि आपने दोनों को इक्वेट कर लिया, मतलब कैलकुलेट कर लिया, तो बोथ द सिचुएशंस आप कैलकुलेट करने के बाद ये पता चलेगा कि दोनों का वैल्यू सेम ही है। आप चाहे तो कैलकुलेट कर भी सकते हो। T4 का वैल्यू कितना है, 9c3 3 रेस्ट पावर 6 और माइनस 2 रेस्ट पावर 3। ठीक है, तो 9c3 का वैल्यू कितना, 987 डिवाइडेड बाय 321। यहाँ पे 3 रेस्ट पावर 6 और यहाँ पे माइनस 2 रेस्ट पावर 3। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बेसिकली कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये 3 ये कट गया, मतलब 3 रेस्ट पावर 5 बच गया यहाँ पे, ये 2 रेस्ट पावर 4 बचा है ना। तो 9 इंटू 7 दैट इज 63। और यहाँ पे 3 रेस्ट पावर 5 और यहाँ पे 2 रेस्ट पावर कितना, ये 3 है ये 2 है, तो 2 रेस्ट पावर 5। ओके, तो यहाँ पे अपने पास ऐसा कुछ बच गया। सिमिलरली यदि आप ये वाला कैलकुलेट करेंगे T5, तो T5 का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, 9c4 3 रेस्ट पावर 5 माइनस 2 रेस्ट पावर 4। सो 9c4 का वैल्यू कितना अपने पास, 987 6 तक चलेंगे है ना, 4 3 2 3 रेस्ट पावर 5 और 2 रेस्ट पावर 4। तो यहाँ पे 3 2 कैंसल आउट हो चुका है, 4 2 जा कैंसल आउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 और 7 मतलब 63 यहाँ भी मिल चुका है। और 3 रेस्ट टू पावर 5 और 2 रेस्ट पावर 5। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें निगेटिव वैल्यू मिल रहा है T4 में और T5 में पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, बट न्यूमेरिकली पूछा गया तो न्यूमेरिकली बोथ विल बी सेम। ओके, अब एक जबरदस्त सा ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, कि गिवन T4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस 3x रेस्ट बाय 8 रेस्ट पावर 10 हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, देन फाइंड द रेंज ऑफ x। तो ये क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ ना, तो ये काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें अपन दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका बहुत ही नॉर्मल सा मेथड, जो कि अपन ने जिस मेथड से डिराइव किया है क्वेश्चंस को। ओके, क्या है नॉर्मल सा मेथड, कि यदि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि T4 इन द एक्सपेंशन हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, T4 है। दैट मीन्स वी कैन सिंपली राइट कि T4 बाई T3 इज ग्रेटर दैन 1 एंड T4 बाई T5 इज ग्रेटर दैन 1। सॉरी, T4/T5, यस, क्योंकि T4 इसमें ग्रेटेस्ट है। अब कोई इसमें ये भी पूछ सकता है कि क्या यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधा साधा इसने लिख रखा है कि T4 इन द एक्सपेंशन हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस एक्सपेंशन में जो सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रहा है वो एक ही टर्म का वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स T4। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे इक्वालिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में यदि दो टर्म्स के बारे में पूछता तो वहां पे इक्वालिटी आप लगा सकते थे। सो वी कैन सिंपली राइट कि T4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10c3 2 रेज टू पावर कितना, 3, और यहाँ पे 3x/8 रेज टू पावर कितना, 2 रेज टू पावर आई थिंक 7 एंड दिस वन इज 3। T3 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं अपन, 10c2 2 रेज टू पावर 8 3x/8 रेज टू पावर कितना, 2, और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो NCR डिवाइडेड बाई NCR-1, इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, N-R+1 डिवाइडेड बाई कितना, R। ओके, दिस इज हाउ मच, एक्स क्यूब, यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर। सो ये बचेगा मॉड ऑफ x इंटू, यहाँ पे कितना बचने वाला है, 3/8 का पावर 3, यहाँ पे 3/8 का पावर 2। दैट मीन्स यहाँ पे बच जाएगा 3/8 इंटू 1/2 इज ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ से कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, यस, दिस 8 एंड दिस 8 शुड बी कैंसल आउट, दिस 3 एंड दिस 3 शुड बी कैंसल आउट।
तो यहाँ से आई थिंक मेरे पास दिख रहा है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर दैन 2। तो मॉड एक्स इज ग्रेटर दैन 2, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। T4/T5, तो T4 का वैल्यू कितना है 10c3 2 raised to power 7, 3x/8 raised to power 3। T5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10c4 2 raised to power कितना 6, 3x/8 raised to power कितना 4। दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1। ठीक है, अब यदि आपने इसमें यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए NCR डिवाइड बाई NCR-1। तो यहाँ पे पहले मैंने R लिख दिया n+1 माइनस R, क्योंकि जस्ट ये उल्टा है तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे यदि मैं पावर को कैंसल आउट कर दूं तो x³ x से कैंसल आउट हो जाएगा, एक 3/8 बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे फाइनली बच जाएगा आपके पास 16/3 इज ग्रेटर दैन मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या कट के कुछ बच रहा है क्या, 10+1 कितना, 10+1 इज 11 और 11 माइनस 4 इज 7। ठीक है, सो 64/3 इज ग्रेटर दैन मॉडुलस ऑफ x। करेक्ट, सो मॉडुलस ऑफ x इज लेसर दैन 64/3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना 3 × 7 भी है। ओके, तो x इज बिलोंगिंग फ्रॉम -64/21 से 64/21 तक आ जाएगा। ठीक है ना, अब दोनों का हमें क्या करना है, दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। सो दिस इज फर्स्ट आंसर एंड दिस विल बी सेकेंड आंसर। दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन यदि आप ले लेंगे तो x बिलोंग्स टू -64/21 से -2 यूनियन 2 से लेके कहाँ तक 64/20 तक। वी आर गेटिंग दिस आंसर। ठीक है, so that is one method. I think this method is also very simple way you can find it। ठीक है, लेकिन क्या मतलब जो हमने डेरिवेशन सीखा है उसका क्या मैं यूज नहीं करूँ क्या यहाँ पे। यदि आपने डेरिवेशन सीखा है तो बेटर ये है कि आप उसका यूटिलाइज करके आंसर निकालिए, दैट विल बी द बेटर ऑप्शंस, है ना। तो जनरली यदि बात करेंगे तो इसके लिए एक और मेथड आता है, दैट इज नॉन एज मेथड 2। ये जो मेथड है वो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा जस्ट समझने वाली बात है। हमने अभी अभी ये सीखा कि R इज लाइंग फ्रॉम M-1 से लेकर कहाँ तक M तक, मतलब मंकी -1 से मंकी तक, है ना। तो यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला वैल्यू फोर्थ टर्म जो है ग्रेटेस्ट गिवन है। तो यदि फोर्थ टर्म ग्रेटेस्ट है तो मंकी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, थोड़ा सा सोच के बताओ कि फोर्थ टर्म यदि ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना, तो मंकी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो मंकी की वैल्यू होनी चाहिए ओपन 3 से लेकर के ओपन 4। कैसे कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कि 3.1 है, तो 3.1 का मतलब क्या, ये वाला वैल्यू कितना 2.1 से लेकर के 3.1, तो r का वैल्यू कितना आ गया 3। तो r का वैल्यू 3 आते ही r+1 कितना 4, तो T4 ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप कुछ और भी टर्म सोच करके कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ से अपना काम हो गया। कैसे काम हो गया, मंकी का वैल्यू पता ही है 1, मंकी का वैल्यू, मंकी का फॉर्मूला सीधा साधा अपन लिख सकते हैं। मंकी का फॉर्मूला कितना आ गया 1+n, मंकी का फॉर्मूला कितना था 1+n डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x/y। ठीक है ना, ये फॉर्मूला था अपने पास। सो सीधा साधा n का वैल्यू अपने पास क्या था क्वेश्चंस में यदि देखेंगे तो क्वेश्चन में n का वैल्यू है 10। सो यू कैन सिंपली राइट 1+10 डिवाइडेड बाय 1 + मॉड ऑफ x। x के जगह पे क्या अपने पास 2 और y के जगह पे कितना है 3x/8। ठीक है, यही है ना, दैट इज लाइंग फ्रॉम 3 to, ये जो वैल्यू है दैट इज लाइंग फ्रॉम 3 to 4।
दैट इम्प्लाइज वी कैन सिंपली राइट, इसको यदि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 16/3x का मॉड प्लस 1, इसको सॉल्व करने पे यही आ जाएगा 16/3x का मॉड प्लस 1, ये है 11, तो 11 को मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, मतलब इस साइड भेज दिया, सो विल गेट दिस वन, ठीक है। सो यू विल गेट एक्चुअली 16/3x का मॉड प्लस 1, और रिवर्स करने पे हमें पता है कि ये साइन जो है उल्टा हो जाएगा, दैट इज 11/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/3, ठीक है ना। सो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 16/3x इज लेसर दैन 11/3 माइनस 1, 11/4 माइनस 1। फाइनली आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इस 16/3 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, सो 7/4, 16/3 इंटू 1/mod x इज लेसर दैन 11 माइनस 3, दैट इज 8/3, ठीक है। सो 1/mod x इज एक्चुअली, यहाँ पे कितना कट के कितना आंसर आ जाएगा, 3 से 3 तो चला गया, दैट इज 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21/64, ठीक है ना। सो मॉड एक्स इज लाइंग फ्रॉम 2 से 64/20। अब अपने को दिख गया होगा कि मॉड ऑफ एक्स इज लाइंग फ्रॉम 2 से 64/21, तो एक्स का तो वैल्यू यही तो सेम वैल्यू आ रहा है निकल करके, यदि अपन मॉडल्स को सॉल्व करेंगे, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग कि यही तो आंसर आ जाएगा ना, सही बात है ना। सो यू विल गेट सेम आंसर। तो दोनों ही टेक्निक है, आपको जो टेक्निक अच्छा लगे यू कैन यूटिलाइज इट। एक जबरदस्त सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि फाइंड द इंडेक्स इन द बाइनोमियल x plus x by 5 plus 2 by 5 raised to power n if ninth term in the expansion has numerically greatest coefficient, okay। तो नाइन्थ टर्म इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट गिवन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाटा मतलब नहीं गिवन है। नाइन्थ टर्म का मतलब सीधा साधा r का वैल्यू क्या अपन ले सकते हैं, r वी कैन कंसीडर 8, तो r का वैल्यू जब 8 हो गया तो r को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मंकी -1 से लेकर के मंकी तक, ठीक है। तो मंकी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो मंकी की वैल्यू होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है 8 से 9 के बीच में, सिंपल सी बात है। तो मंकी का वैल्यू यदि 8 से 9 के बीच में हो गया तो n+1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x का मतलब x/5 है, मॉडुलस ऑफ y का मतलब कितना 2/5 है। दिस विल बी लाइंग फ्रॉम 8 टू 9, करेक्ट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, समझने वाली बात यह है कि बाइनोमियल इंडेक्स लिखा है और इसमें ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट लिखा है। अब देखो इसमें x का भी वैल्यू नहीं दे रखा है, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि x प्लस वाई का पावर मान लीजिए कि 3 लिखते हैं, तो 3c0 x का पावर 3, y का पावर कितना 0, 3c1 x का पावर कितना, x का पावर 2, y का पावर कितना 1। अब मुझे न्यूमेरिकली ग्रेट कोफिशिएंट के बारे में यदि पूछा है तो आप सीधा x और y का वैल्यू क्या पुट कर देते हो, 1 पुट कर दीजिए। तो यदि आपने 1 पुट कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाता है जो हमें चाहिए। इसमें x के जगह पे, इस क्वेश्चन में बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कि x के जगह पे अपन को क्या पुट करना चाहिए 1, तो 1 पुट करते ही आपके पास आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, 8 टू लेकर कहाँ तक 9, सो n+1, 1+1/2 मीन्स 3/2, 8 इंटू 3/2 आ गया 9 इंटू 3/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास n+1 का वैल्यू आ गया 12, और यहाँ पे कितना आ गया लगभग लगभग 4.5 इंटू 3, दैट इज 13.5, तो n का वैल्यू आपके पास 12.5 से लेकर के 11 तक, तो n का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गया कितना 12। दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, इस क्वेश्चन में ये बहुत ही अच्छा मतलब खासियत है कि यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करना है।
और ये आप देख भी सकते हैं कि कोई भी टर्म हो, जैसे मान लिया जाए कि 8c4 ही लिख दिया जाए और 2x रेज़ टू पावर मान लिया जाए कि 5 है। तो वही x का वैल्यू यदि आपने 1 पुट कर दिया तो आपके पास वो चीज़ आ जाता है। जी, काफ़ी अच्छा है। आई होप कि ये वाला टॉपिक अब आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? कोई फ़ॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ आपको एक फ़ॉर्मूला याद करना है कि मंकी का फ़ॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x बाय y होता है, ठीक है? और r की जो वैल्यू होती है दैट इज़ मंकी -1 से मंकी तक होता है, उसके बाद आपका काम हो जाता है, ओके? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके? थैंक यू।